हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। ये कहानी शुरू होती है अमेरिका के नैनटकेट आइलैंड से, जहां उस जमाने का एक उभरता हुआ लेखक हरमन मेलविले अपनी नई कहानी के चलते एक घर में दस्तक देता है। जिसे देख पहले तो उस घर की मालकिन उसे कोई कस्टमर समझकर वहां से जाने को कहती है, लेकिन जैसे ही वो उसकी सच्चाई से रूबरू होती है तो एक पल की देर न करते हुए वो तुरंत उसे अपने पति से मिलवाने उसके पास पहुंचती है। और इस तरह हम पहली बार थॉमस निकलसन को देखते हैं, जो आते ही हरमन की ये कहकर बेइज्जती करना शुरू कर देता है कि वो कोई बेवकूफ इंसान है जो इतनी दूर से यहाँ आया है। लेकिन हरमन इस बात का बुरा न मानते हुए उसे अपनी दास्तान सुनाने के बदले उसे अपनी जीवन भर की कमाई देने की बात करता है। अब ये देख थॉमस हैरान होता है और उसे सरकारी रिकॉर्ड्स चेक करने की सलाह देता है, लेकिन हरमन उन्हें बेबुनियाद बताते हुए उसे असली घटना का जिक्र करने के लिए कहता है, जिसे सुनते ही थॉमस बौखला जाता है और उसे अपने पैसे उठाकर वहां से उल्टे पैर वापस जाने को कहता है। और उसके ऐसे बोल सुनकर जैसे ही हरमन वहां से जाने लगता है कि तभी थॉमस की बीवी उसका रास्ता रोकते हुए उससे थॉमस की तरफ से माफी मांगती है, जहां वो उसे बताती है कि थॉमस ने उस घटना का जिक्र आज तक किसी से नहीं किया है, यहाँ तक कि उससे भी नहीं। इतना कहकर वह थॉमस के पास जाकर उसे घर के बदतर हालातों का हवाला देते हुए उसे अपनी दास्तान सुनाने और पैसे लेने की सलाह देती है। और अपनी बीवी की आंखों में आंसू देख उसका गुस्सा शांत होता है, जिसके चलते वो आखिरकार अपनी कहानी सुनाने को राजी हो जाता है। और हरमन के अंदर आते ही वो उसके सामने एक शर्त रखता है कि वो उतना ही किस्सा बयां करेगा जितना कि उसके दिल को मुनासिब होगा। और उसकी ये बात सुनकर हरमन खुशी से भर जाता है। अब थॉमस सन 1820 में घटित उस दर्दनाक किस्से को बयां करना शुरू करता है जिसने उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया था। और इसकी शुरुआत वो ओवन चेस से करता है, जो कि एक किसान का बेटा था और एक वेलिंग कंपनी में काम किया करता था। और अपनी होने वाली प्रमोशन के चलते वो आज काफी खुश दिखाई दे रहा था। अब हम उसे कंपनी के ऑफिस में देखते हैं और हमें उस दौर की एक झलक देखने को मिलती है, जहां उस जमाने में स्पर्म वेल्स का शिकार और उनके तेल का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी का एक आम हिस्सा बन चुकी थी। और यहाँ तक कि सबसे ज्यादा तेल लाने वाले शिप पर ढेर सारा सट्टा भी लगाया जाता था। खैर, अब इसी बीच ओवन कंपनी के अधिकारियों से मिलता है, जहां से पता चलता है कि कंपनी इस बार सबसे महंगे वेलिंग शिप एसेक्स को भेजना चाहती है, जिसके चलते वो उसे शिप का फर्स्ट मेट बनाने का फैसला करते हैं। अब ये सुनते ही ओवन निराश हो जाता है, क्योंकि पिछली बार उन्हीं लोगों ने उसे कैप्टन बनाने का वादा किया था। और जब वो इसका विरोध करता है तो उसे पता चलता है कि उस शिप का कैप्टन बाहर बैठे हुए जॉर्ज को बनाया जा रहा है, जिसके पिता खुद एक कैप्टन रह चुके हैं और कंपनी के मालिकों में से एक हैं। अब कंपनी के अधिकारी उसे अच्छी सैलरी और अगली बार कैप्टन बनाने का वादा करते हैं, जहां वो इस बार उनकी इस बात को कागज पर लिख कर देने की बात करता है। और अगली सुबह होते ही हम उसे अपने सफर के लिए तैयार होते हुए देखते हैं, जहां पैगी उसे अपने होने वाले बच्चे का वास्ता देते हुए घर सही सलामत आने का वादा लेती है। वहीं दूसरी ओर हम जॉर्ज को भी देखते हैं, जिसके पिता उसे अपने खानदान का नाम रोशन करने और एक मिसाल कायम करने की सलाह देते हुए रुखसत करते हैं। और इस तरह हम शहर के लोगों को उनके सफर से पहले प्रार्थना करते हुए देखते हैं, ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा तेल इकट्ठा करके लाएं, जिससे रात को होने वाली चोरियों और बलात्कारों से कुछ पल के लिए राहत मिल सके। जहां इसी बीच पैगी अपनी नम आंखों से ओवन को अलविदा कहती है। और इस तरह हम पहली बार नन्हे थॉमस को देखते हैं, जो अनाथ होने के कारण पहली बार उस जहाज में अपने एक साथी के साथ पैसा और नाम कमाने के लिए वहां आया था। जहां उसकी नजर जहाज के सेकंड मेट मैथ्यू जॉय पर जाती है, जिसके गले में शिकार की गई वेल के दांत को देखकर वो उत्साहित हो उठता है। वहीं दूसरी ओर जॉय अपने बचपन के साथी ओवन को देखकर उसका जहाज में स्वागत करता है और उसे इशारा करते हुए जहाज के कप्तान जॉर्ज से मिलने के लिए कहता है। और इस तरह पहली बार उन दोनों का आमना सामना होता है, जहां हम जॉर्ज को अपना रुतबा दिखाते हुए और ओवन को अपनी जलन को छुपाते हुए देखते हैं। और ऐसे कश्मकश भरे माहौल में एसेक्स अपने सफर का आगाज करता है, जहां कुछ देर बाद ही एक पतवार फंस जाने के कारण सभी चिंतित हो जाते हैं। लेकिन ओवन अपनी सूझबूझ के चलते बड़ी फुर्ती से इस मुसीबत को दूर करने में कामयाब हो जाता है, जहां उसका ये कौशल देखकर जॉर्ज एक कड़वा घूंट पीकर रह जाता है, जिसके चलते वो डिनर के दौरान ओवन को एक किसान का बेटा होने के कारण नीचा दिखाना शुरू कर देता है। और जॉय के सामने अपने पिता की ऐसी बेइज्जती होती देख ओवन चुपचाप वहां से जाता हुआ दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ हम जहाज के मजदूरों को देखते हैं, जहां हमें एक बार फिर से पक्षपात देखने को मिलता है। अब इसी दौरान ओवन वहां आकर सबको अगली सुबह जल्दी उठकर शिकार पर जाने के लिए कहता है, जहां इसी दौरान उसकी नजर जॉर्ज के कजन हेनरी पर जाती है, जिसे देख वो अपने दिल की भड़ास उसका मजाक बनाते हुए निकालता है।
अब अगली सुबह जॉर्ज अपनी धौंस दिखाने के लिए ओवन को पतवारे नीचे करने का हुक्म देता है, जिसके चलते उसे ना चाहते हुए भी उसकी बातों को मानना पड़ता है और पतवारे नीचे होते ही जहाज दोगुनी रफ्तार पकड़ लेता है। लेकिन इसी बीच ओवन की नजर अपनी तरफ तेजी से बढ़ रहे तूफान पर जाती है, जो इसकी सूचना जॉर्ज को देता है, लेकिन वो उसकी बातों को अनसुना करते हुए जहाज को तूफान की तरफ मोड़ने को कहता है। अब सबको मौत के मुंह में जाता देख ओवन पहली बार कप्तान का विरोध करते हुए उन्हें जहाज मोड़ने की सलाह देता है, लेकिन अपनी जिद के चलते जॉर्ज उसकी एक न सुनते हुए जहाज की बागडोर अपने हाथों में लेते हुए उस तेज तूफान से भिड़ जाता है, जिसके चलते जहाज को जान और माल का काफी नुकसान होता है। लेकिन कुछ देर बाद वो सभी उस तूफान को पार करने में सफल हो जाते हैं और हम ओवन को एक बार फिर से कप्तान के कक्ष में देखते हैं, जहां जॉर्ज उसे जहाज को वापस नैनटकेट मोड़ने और सबके सामने उससे माफी मांगने का हुक्म देता है। लेकिन ओवन उसे ये कहकर मना लेता है कि अगर वो खाली हाथ वापस गए तो वो उसके परिवार के लिए एक शर्मिंदगी की बात होगी। अब ऐसी नोक-झोंक के बीच उन्हें समंदर में निकले 3 महीने का समय हो जाता है, जहां एक दिन उन्हें ढेर सारी व्हेल मछलियों का झुंड दिखाई देता है, जिसे देख ओवन सभी को तैयार करते हुए बीच समंदर में शिकार के लिए कूच कर देता है। अब जैसे ही वो उनके करीब पहुंचते हैं तो उनका सामना एक स्पर्म व्हेल से होता है, जिसे देख सभी पूरे जोश से उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, जहां मौका मिलते ही ओवन अपने हथियार से उस पर हमला कर देता है और दर्द के मारे वो व्हेल तेजी से गोता लगाते हुए नीचे जाना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ देर बाद उसकी हिम्मत भी जवाब दे जाती है और एक बड़े खून के फव्वारे के साथ वो अपनी आखिरी सांस लेती है, जिसके छींटे हवा में उड़ते हुए थॉमस के दामन को भी दागदार कर देते हैं। अब शाम होते ही वो शिकार की गई व्हेल के सर के अंदर से तेल निकालने में जुट जाते हैं, लेकिन सर के अंदर न घुस पाने की वजह से वो असमर्थ दिखाई देते हैं। अब ओवन उन्हें किसी छोटे लड़के को नीचे भेजने की सलाह देता है, जिसके चलते उनकी नजर थॉमस पर जाती है और इस तरह हम पहली बार थॉमस को उसके सर में घुसते हुए देखते हैं, जो उसके लिए जीवन भर का एक सबक बनकर रह जाता है। अब उस घटना के बाद कई दिनों तक उन्हें कोई शिकार नहीं मिलता और धीरे धीरे उनका राशन पानी खत्म होना शुरू हो जाता है, जिसके चलते मजबूरन उन्हें खुद को बचाने के लिए एक समुद्री तट पर रुकना पड़ता है, जहां वो इकट्ठा किए गए व्हेल ऑयल का सौदा करते हुए नजर आते हैं। अब इसी दौरान हमारी नजर एक स्पेनिश कैप्टन पर जाती है, जो उन्हीं की तरह वहां अपने कुछ लोगों के साथ एक शरणार्थी बनकर रह रहा था। अब लोगों से इसकी खबर पाकर जॉर्ज उससे मिलने आता है और बातचीत के दौरान वो उन्हें अपने आखिरी सफर के बारे में बताता है, जहां उनका सामना समंदर की सबसे बड़ी स्पर्म व्हेल से हुआ था, जो लगभग 100 फुट लंबी थी और जिसके कारण उसने अपने एक हाथ के साथ कई साथियों को भी खो दिया था। अब जॉय को उसकी कहानी दकियानूसी लगती है, जिसके चलते वो उठकर वहां से चल देता है और उसके जाते ही वो तीनों लालच से भर जाते हैं और वहां जाने का फैसला करते हैं और अगली सुबह की पहली किरण के साथ ही वो सभी एक बार फिर से अपनी मंजिल की ओर रवाना हो जाते हैं, जहां उनका इंतजार हफ्तों से महीनों में बदलते हुए दिखाई देता है और देखते ही देखते उन्हें घर से निकले 1 साल से ऊपर का समय हो जाता है, जहां एक दिन उनकी कोशिश रंग लाती है और वो उस कप्तान की बताई हुई जगह को ढूंढने में सफल हो जाते हैं और इस तरह वो तीनों एक बार फिर से अपने अपने दस्तों के साथ शिकार पर निकल पड़ते हैं। अब जैसे वो सभी उनके करीब पहुंचते हैं कि तभी अचानक ओवन की नाव पर एक जोरदार हमला होता है और इस तरह हम एक बार फिर से उस दानव की एक झलक देखते हैं। अब वो सभी किसी तरह अपनी डूबती हुई नाव पर सवार होकर वापस अपने जहाज की तरफ रुख करते हैं। वहीं दूसरी ओर उनके साथी एक और व्हेल को अपना शिकार बनाते हैं और अपनी इस जीत का जश्न मनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनका ये कारनामा एक बार फिर से उस जीव को ऊपर आने पर बेबस कर देता है, जो आते ही उनके जहाज पर हमला करते हुए उसे बुरी तरह से चकनाचूर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज की नजर जैसे ही अपने जहाज पर जाती है तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर जहाज के करीब पहुंचता है, जहां ओवन उसे सारा घटनाक्रम बताता है, जिसे सुन वो सोच में पड़ जाता है और अपने दिल पर पत्थर रखते हुए जहाज को छोड़ने का फैसला करता है। अब सभी लोग जहाज से खाने पीने का जरूरी सामान लेते हुए अपनी अपनी नावों में रखना शुरू कर देते हैं और इस तरह हम एक कप्तान का घमंड और उसका जहाज एक साथ डूबते हुए देखते हैं, जिसका खामियाजा उसके साथ बाकी के लोगों को भी भुगतना पड़ता है। और अगली सुबह की पहली किरण के साथ ही वो कंपस और नक्शों के सहारे घर वापसी का निर्णय करते हैं, जहां देखते ही देखते मौसम अपना रंग बदलता है और सभी पर एक और विपदा आन पड़ती है, जिसके चलते जॉय उस भयानक तूफान में चोटिल हो जाता है। अब कुछ देर बाद आसमान का गुस्सा शांत होता है, जहां ओवन अपने साथी की मदद करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन कुछ लोगों को जॉय सिर्फ एक बोझ दिखाई देता है जो बस उनके राशन पर जी रहा था और इसी तरह उन्हें भटकते भटकते महीना गुजर जाता है, जिसके चलते वो सभी दाने दाने के मोहताज हो जाते हैं। अब इसी दौरान थॉमस के साथी को एक आइलैंड दिखाई देता है, जिसे देख वो चिल्ला उठता है, जहां सभी अपनी नावों को उस ओर घुमाते हुए नजर आते हैं। अब इसी दौरान ओवन को पानी की सतह पर कुछ दिखाई देता है
और तभी अचानक वो वेल फिर से उन पर धावा बोल देती है, जिसके चलते एक के बाद एक उनकी सभी नावें टूटती हुई दिखाई देती हैं और समंदर की लहरें उन्हें उस आइलैंड पर ला पटकती हैं, जहां पहुंचते ही हम उनमें से कुछ को जानवर बनते हुए देखते हैं, जो अपनी भूख मिटाने के लिए जिंदा मछलियों और ताज़ा पानी पर टूट पड़ते हैं। अब रात होते ही जॉर्ज उन्हें आइलैंड पर दिन रात आग जलाने की सलाह देता है, जिसके चलते शायद कोई जहाज उनकी मदद को वहां आ जाए। और इस तरह करते करते उन्हें कई दिन बीत जाते हैं, जहां एक दिन खाना ढूंढने के दौरान ओवन को एक गुफा दिखाई देती है। अब वो इसकी इत्तला सभी को देता है, जहां अंदर आते ही उनकी नज़र वहां मौजूद कुछ नर कंकालों पर जाती है, जिन्हें देख वो समझ जाते हैं कि उनकी मदद करने वहां कोई नहीं आएगा। और उसी रात से सभी अपनी टूटी हुई नावों की मुरम्मत में जुट जाते हैं, जहां कुछ दिन में ही उनकी मेहनत रंग लाती है और एक बार फिर से वो सभी अपने दस्ते के साथ रवाना होने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उनमें से कुछ उसी आइलैंड पर रहने का फैसला करते हैं, जिनमें से एक जॉय भी होता है। अब ओवन वहां से जाने के दौरान अपने बचपन के दोस्त से ये कहकर अलविदा लेता है कि वो जल्दी उसे वापस लेने जरूर आएगा, और एक नई उमंग के साथ सभी फिर से घर की ओर रवाना हो जाते हैं, जिन्हें जाता देख जॉय की आंखों में भी जीने का जज्बा जाग उठता है। लेकिन कुदरत के इम्तिहान अभी बाकी थे, जिसके चलते जल्द ही वो फिर से उस समंदर रूपी रेगिस्तान में एक बार फिर से खो जाते हैं और सभी की नावें इधर उधर भटक जाती हैं। अब इसी दौरान थॉमस की नज़र अपने मरे हुए सहयोगी पर जाती है, जिसे देख बेंजामिन जहाज के कायदों के अनुसार उसे समंदर में फेंकने लगता है। लेकिन तभी ओवन उसे ऐसा करने से मना करते हुए उसकी लाश के अंदर से उसके अंगों को निकालने की बात करता है, जिसकी ये बात सुनकर नन्हा थॉमस खौफ से भर जाता है। और इसी दौरान बेंजामिन अपना चाकू निकालकर सबकी जान बचाने के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करता है। अब अपने सामने ये सब होता देख थॉमस की आत्मा रो पड़ती है, जहां वो किस्सा बयान करते करते रुक जाता है और हरमन उससे पूछता है कि क्या उसकी बीवी को इस सच्चाई का पता है, जिस सुन थॉमस उसे कहता है कि अगर वो ये सच्चाई उसे बता देता तो वो उसे कब का छोड़कर जा चुकी होती। लेकिन तभी उसे अपने पीछे एक आवाज सुनाई देती है और अंधेरे में खड़ी उसकी बीवी उसे हौसला देते हुए उसे आगे का किस्सा बयान करने की इजाजत देती है। अब उसकी ये बातें सुन आखिरकार थॉमस का दिल भी रो पड़ता है और रोते रोते वो आगे की कहानी शुरू करता है, जहाँ जिंदगी की तलाश में भटकते हुए उन्हें 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया था और आलम ये बन चुका था कि अब सभी खुद को भूख से बचाने के लिए एक गेम खेलते थे, जहां हारने वाले को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती थी। और इस बार जॉर्ज वो गेम हार जाता है, जिसके चलते वो अपने कजन हेनरी को उसकी जान लेने के लिए कहता है, लेकिन उल्टा हेनरी अपने कप्तान को बचाने के लिए खुद की जान ले लेता है और देखते ही देखते बाकी के लोग उसे काट कर खाना शुरू कर देते हैं। अब जिंदगी और मौत के इस खेल में इसी तरह कई हफ्ते गुजर जाते हैं, जहां एक दिन उनका सामना फिर से उस वेल से होता है और ओवन एक बार फिर से उस पर हमला करने के लिए तैयार होता है। अब उसके करीब आते ही जैसे ही वो उससे मारने लगता है कि तभी अचानक वो उसकी आंखों में झांक लेता है, जहां उसे ये एहसास हो जाता है कि आखिर उस समंदर का असली दानव कौन है। और इस तरह हम एक आखिरी बार उस वेल को देखते हैं, जो जल्द ही समंदर की गहराइयों में खो जाती है। अब शाम होते होते समंदर की लहरें उन दोनों नावों को एक बार फिर से जुदा कर देती हैं, जहां कुछ दिन बाद वहां से गुजरते हुए एक जहाज की नज़र जॉर्ज की नाव पर जाती है और जैसे वो उनके पास पहुंचते हैं तो नाव के अंदर ढेर सारे कंकाल देखकर जहाज का कप्तान भी खौफजदा हो जाता है। वहीं दूसरी ओर कुछ दिन बाद ओवन की नज़र पास से गुजरते हुए जहाजी दस्तों पर जाती है, जिन्हें देख थॉमस भी मदद की गुहार लगाते हुए दिखाई देता है। और इस तरह 11 जून 1821 को वो सभी फिर से अपने घर वापस पहुंचते हैं, जहां उन्हें जिंदा देख वहां के लोग हैरान हो जाते हैं और ओवन की नज़रें उस भीड़ में अपनी बीवी पैगी पर जाती हैं, जिसे जिंदा देख वो उसके गले लग जाती है। अब उसे अपने साथ लाई उनकी बेटी से मिलवाती है, जहां एक बाप पहली बार अपनी बेटी को 1.5 साल बाद देखता है। अब शाम होते ही कंपनी के लोग उन दोनों को दफ्तर में बुलाते हैं, जहां वो कंपनी की रेपुटेशन के चलते उन दोनों से जल्द होने वाली इंक्वायरी में झूठ बोलने को कहते हैं, जहां इसके बदले वो ओवन को ढेर सारे पैसों का लालच भी देते हैं। लेकिन वो इस बार उनके झूठे वादों में न आकर सच्चाई का साथ देने का फैसला करता है, जहां वो जॉर्ज को कप्तान होने का फर्ज निभाने की सलाह देते हुए वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ नन्हा थॉमस उसे देखकर एक आखिरी बार उससे मिलने भागा चला आता है, जहां वो अपने जज्बातों को शब्दों में बयान नहीं कर पाता और नम आंखों से उसका धन्यवाद करते हुए दिखाई देता है। लेकिन ओवन उसे हौसला देने के लिए उसे अपनी वेल पिन देते हुए उससे एक आखिरी अलविदा लेता है और उस पल को याद करते हुए थॉमस की आंखें एक बार फिर से नम हो जाती हैं। अब वो उसे इंक्वायरी की घटना के बारे में बताता है, जहां पहली बार जॉर्ज का ज़मीर भी उसे सच्चाई बोलने पर मजबूर कर देता है, जिसे सुन उसके पिता के साथ साथ वहां बैठे सभी लोग सख्ते में आ जाते हैं। लेकिन फिर वही होता है जो सदियों से चला आ रहा है, यानी सच्चाई पर पर्दा डाल दिया जाता है,
जिसके चलते जॉर्ज कई बार फिर से उस व्हाइट व्हेल की तलाश में समंदर में कई साल बिताते हुए अंत में रिटायर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ओवन दूसरे शहर आकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है, जहां वो अपने वादे के मुताबिक जॉय को बचाने के लिए उस आइलैंड पर एक नाव भेजता है, लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जिसके चलते उसे जॉय के गुजर जाने की खबर मिलती है। अब अगली सुबह थॉमस की बीवी उन दोनों के लिए सुबह की चाय लेकर आती है, जहां वक्त कब बीत जाता है हरमन को पता ही नहीं चलता। लेकिन तभी थॉमस घबराते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम अपने नॉवल में इन सभी घटनाओं का जिक्र करोगे, जिसे सुन हरमन उसे आश्वासन देते हुए कहता है कि उसकी कहानी महज एक काल्पनिक होगी जो सच्चाई से इंस्पायर होकर लिखी जाएगी।